आइए आज बात करते हैं आपकी पीपीयू की दूसरी यूनिट की, जिसका नाम है फ्यूल यूज्ड इन बॉयलर। जो सामान्यतः बॉयलर में फ्यूल यूज़ किया जाता है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस यूनिट में देखिए, पहले तो आपको पढ़ना क्या क्या है। एक आपको पढ़ना है फ्यूल यूज्ड इन बॉयलर, फिर दूसरा आपका है जिसमें कि आपका 2-3 प्रकार का फ्यूल रहता है, तो उसी में जो इन्होंने मेन फोकस किया है वो कोयले पे किया है। फिर उसके बाद ऑयल फ्यूल और राइस हस्क, नेचुरल एंड बायोगैस के बारे में बताया है। और फिर एक आपका बचता है बगास, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट में। तो आइए आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूल के बारे में। तो सामान्यतः जो हमारे फ्यूल के टाइप होते हैं वो ये हैं। एक तो हमारा सॉलिड फ्यूल है, जिसमें हमारा मेन फोकस रहेगा कोल के ऊपर, क्योंकि कोयले के द्वारा हम लोग अभी भी जो है 30 to 40% बिजली प्राप्त करते हैं। दूसरा आपका है लिक्विड फ्यूल, फिर गैसियस फ्यूल हो गया, फिर राइस हस्क हो गया जिसको हम लोग भूसी बोल सकते हैं, फिर बगास हो गया जो सामान्यतः शुगर फैक्ट्री में यूज़ होती है। ठीक, ये फ्यूल हैं जो बॉयलर में यूज़ होते हैं। बॉयलर क्या करता है, हमारा जो वाटर होता है उसको स्टीम में कन्वर्ट करता है। ये काम किसका होता है, बॉयलर का होता है। और बॉयलर को स्टीम देने के लिए हमको उसको ऊष्मा देनी पड़ेगी, और उस ऊष्मा का जहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं उस ऊष्मा को, उसको क्या बोलेंगे, फ्यूल बोलेंगे। तो इसी में जो है हमारा आज पहला है सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल में हमारा कौन सा है, कोल। तो देखते हैं कोल के बारे में क्या है कि कोयला जो है सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है। आज भी जो है विश्व की बोल दिया जाए या पूरे भारत की बात करी जाए, कोयले का प्रयोग हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं बिजली उत्पादन के लिए। फिर ये सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। एक है आपका एंथ्रेसाइट, फिर बिटुमिनस और लिग्नाइट। इसमें जो एंथ्रेसाइट होता है ये सबसे पुराना है ऐसा माना जाता है, और जो लिग्नाइट है ये तुम्हारा इसको सबसे यंगेस्ट माना जाता है। और जो इंडियन बॉयलर में यूज़ होता है फ्यूल कोयला, उसका जो कौन सा फॉर्म होता है सामान्यतः कौन सा, बिटुमिनस जो है कोयला हम लोग यूज़ करते हैं। ये देखिए इसमें है भी कि कोयला लगभग 40% ऊर्जा उत्पन्न करता है आपकी। अब आपका नेक्स्ट है कि कोयले की विशेषताओं को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो कोयले की विशेषताओं को सामान्यतः 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। ठीक, और फिजिकल प्रॉपर्टी में या केमिकल प्रॉपर्टी को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोयले की एनालिसिस करेंगे, तभी हम लोग उसकी कोई भी प्रॉपर्टी जान पाएंगे। तो हम लोग जो है कोयले की एनालिसिस करते हैं, जिसका 2 प्रकार से मुख्यतः किया जाता है। जिसको एक है आपका प्रॉक्सिमेट एनालिसिस और दूसरी है आपकी अल्टीमेट एनालिसिस। ठीक, तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस की अगर बात करी जाए तो इसमें जो हम लोगों का मुख्यतः फोकस रहता है कि कोयले की किन विशेषताओं को जानना, कोयले में उपस्थित मॉइस्चर को जानना, उसमें किस प्रकार की ऐश है, ऐश, और उसके बाद ऐश की फॉर्म क्या है, फ्री फॉर्म में ऐश है या आपकी फिक्स्ड फॉर्म में है, और लास्ट होता है आपका कार्बन। और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के द्वारा जानते हैं। फिर अगर बात करी जाए अल्टीमेट एनालिसिस की, तो हम लोग सामान्यतया नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फ़र या जो अन्य आपके केमिकल कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में जो हम लोग जानते हैं वो किस में जानते हैं, अल्टीमेट एनालिसिस के द्वारा। ठीक, तो यदि हम लोग कहें कि जो है जब हम लोग कोयले की भौतिक अवस्थाओं के बारे में जानते हैं या उन चीज़ों के बारे में जानते हैं जो भी हम लोगों को उसके कोयले के भौतिक रूप में दिखती हैं, जैसे कि मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब हो गया नमी। जो नमी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में मॉइस्चर बोलते हैं। तो इनहेरेंट फॉर्म में होगी या फ्री फॉर्म में होगी। इनहेरेंट फॉर्म में मॉइस्चर जो होगी या नमी होगी उसको हम लोग क्या होंगे, क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं। कोयले में किसी भी प्रकार से उसको दूर करना असंभव रहेगा। मतलब कोयला आपका पूर्ण रूप से नमी युक्त हो जाए ऐसा करना बहुत ही मुश्किल रहेगा, या कह दिया जाए असंभव टास्क होगा ये। फिर जो फ्री मॉइस्चर होता है ये क्या होगा, जो कोयले में आपको आसानी से आप उसको कोयले से मुक्त कर सकते हैं, तो वो आपका फ्री मॉइस्चर हो जाएगा। इसी प्रकार ऐश कंटेंट हो गया। ऐश क्या होती है, राख होती है जो कोयला जलने के बाद उत्पन्न होती है। तो वो भी आपकी 2 फॉर्म होती है, एक होती है फ्री फॉर्म में होती है कोयले में उपस्थित, एक होती है फिक्स्ड फॉर्म में होती है। फ्री फॉर्म की जो ऐश होगी आपकी, उसमें क्या होगा कि उस ऐश को आप लोग दूर कर सकते हैं आराम से, इजीली। और फिक्स्ड फॉर्म की ऐश है उसको दूर करना बहुत ही कठिन टास्क रहता है, बड़ा मुश्किल रहता है वो।
फिर आपका कार्बन कंटेंट जो कोयले में पाया जाता है ये बहुत ही मुख्य होता है, क्योंकि जो कार्बन होता है वही आपकी कैलोरीफिक वैल्यू को तय करेगा और यही तय करेगा कि आपका कोयला कितनी ऊर्जा दे रहा है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या पाया कि उसके जो भौतिक अवस्थाएं बोल दिया जाए या भौतिक गुण बोल दिया जाए, उसकी जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो हम लोग किसके द्वारा करेंगे या किसके अंतर्गत करेंगे, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के द्वारा। फिर यदि हम लोग बात करते हैं अल्टीमेट एनालिसिस की, तो अल्टीमेट एनालिसिस में हम लोग क्या जानेंगे, इसको हम लोग एक हिसाब से केमिकल एनालिसिस भी बोल सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसके द्वारा हम लोग क्या जानेंगे कि आपके कोयले में कितना नाइट्रोजन हो गया, कितना ऑक्सीजन हो गया या कितना सल्फर हो गया, या जो अन्य आपके केमिकली तत्व हैं वो कितने कितने ज़्यादा कोयले में उपस्थित होते हैं, वो हम लोग किसके अंतर्गत जानेंगे, अल्टीमेट एनालिसिस के द्वारा। इसीलिए जो है अगर बात करी जाए कि आपकी फिजिकल एनालिसिस किसके अंतर्गत आती है, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के अंतर्गत, या बात करी जाए प्रॉक्सिमेट एनालिसिस को ही हम लोग फिजिकल एनालिसिस बोल सकते हैं और अल्टीमेट एनालिसिस को हम लोग जो है केमिकल एनालिसिस बोल सकते हैं एक हिसाब से। ठीक, फिर ये आपके कुछ नोट्स थे जिसको आप लोग नोट कर सकते हैं, काफ़ी सही है, मैंने देख लिया था। तो आप जो मैंने ये लिखा हुआ है इसका भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने डिप्लोमा के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं उसमें अगर ये पेपर में आता है, और इन नोट्स का भी यूज़ आप कर सकते हैं। ये इसमें भी वही लिखा हुआ है कि कोल की एनालिसिस 2 प्रकार की होती है, प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट। फिर मॉइस्चर लगभग सभी कोल में पाया जाता है, आपको भी पता है ये चीज़, है ना। इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए वो भी यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा ये। और इनहेरेंट मॉइस्चर हो गया, फ्री मॉइस्चर हो गया। फ्री को हम लोग अलग कर सकते हैं, इनहेरेंट को अलग करना काफ़ी असंभव रहता है या बड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, ऐश हो गया, आपकी ऐश की मात्रा कितनी होनी चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और कि जब हम लोग कोयले को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो जो हमें पदार्थ प्राप्त होगा बर्न करने पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लिंकर बोलते हैं उसको, है ना, उसको क्लिंकर बोलते हैं। ये देख लीजिएगा, फ्री अल्टीमेट एनालिसिस है। आप एक काम करिएगा, इस वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स आप बना लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, आइए ये देखिए सामान्यतः जो आपका कोयला यूज़ होता है वो किस प्रकार होता है कि ये हम लोगों ने क्या किया, इसमें कोयले की सप्लाई दे दी यहाँ पे, और एक कन्वेयर बोलते हैं जो हमारा कोयले का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जो आपका जहाँ पे मेन सोर्स रहता है कोयले का, और वहाँ से वो किस मिल में ले जाएगा, पुलवराइज मिल में। पुलवराइज मिल क्या करती है, जो आपका पूरा कोयला होता है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, या कह दिया जाए कि कोयला जो एक बड़ा सा अगर कोयला है, एक कोयले का फॉर्म है आपके पास, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पाउडर के फॉर्म में जो कन्वर्ट कर देती है वो आपकी क्या करती है, पुलराइज मिल करती है। तो वही आप देखिए यहाँ पे कोयला है, कोयला यहाँ से कन्वेयर के माध्यम से आया, और ये देखिए मिल लगी, ये आपके रोलर लगे हुए हैं, ये क्या करेंगे, पुलराइज मिल में कोयले को पतला कर देंगे पाउडर की फॉर्म में, और फिर ये बॉयलर में जाएगा जहाँ पे आपका जल जो है स्टीम फॉर्म में बन जाएगा, और फिर ये आपका आगे स्टीम को हम लोग भेज देंगे, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी, ये देखिए यहाँ पे स्टीम टरबाइन लगी हुई है, यहाँ से आएगा, फिर ये जनरेटर के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, फिर आपका वाटर इधर फिर से आ जाएगा और ये फिर से कंडेंसेट होके फिर से बॉयलर में चला जाएगा। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है ना। ये देखिए, ये तो पुराना ग्राफ मिल गया था कि कोयला देखिए कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ के लिए प्रयोग होता है, चाहे आपकी बात यूएस की हो या इंडिया की बात हो। ठीक है, तो ये आज आपका टॉपिक था एक पीपीयू में कोल को लेके था ये। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट फ्यूल यूज़ होता है, फ्यूल चाहे वो लिक्विड होगा या नेचुरल गैस होगा, उसका अगले टॉपिक में जिक्र होगा। नमस्कार।